मैं विभा मिश्रा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजपुर मंडला कक्षा 11वीं एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपको अर्थशास्त्र में दो किताबें चलती हैं। एक तो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और दूसरी है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। आज हम अर्थशास्त्र में सांख्यिकी पुस्तक का प्रथम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, अर्थशास्त्र विषय से क्या आशय है, सांख्यिकी विषय से क्या आशय है, तो ये थोड़ा सा जान लेंगे। अर्थशास्त्र शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अर्थ, धन, शास्त्र। अर्थ का आशय होता है रुपया, धन, पैसा, और शास्त्र का अर्थ होता है, शास्त्र एक वह हमारे मन में एक कल्पना आती है कि शास्त्र एक वह किताब जैसी होती है जिसमें कुछ लिखा हुआ होता है। तो शास्त्र यानी जिसमें व्यवस्थित तरीके से कुछ लिखा हुआ हो। तो अर्थशास्त्र यानी जिसमें धन से संबंधित बातें लिखी हों। तो केवल धन से संबंधित बातें नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र की यदि हम व्यवस्थित परिभाषा देखें तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसमें धन एवं धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वो कहलाता है अर्थशास्त्र। और सांख्यिकी क्या है? तो सांख्यिकी शब्द में संख्या शब्द छुपा हुआ है। तो सांख्यिकी संख्या का विषय है, यानी सांख्यिकी को हम कहेंगे तो गणना का विज्ञान है सांख्यिकी। तो अपन अब अर्थशास्त्र में सांख्यिकी जो किताब है उसका पहला अध्याय पढ़ेंगे। एक बात और मैं बता दूं बच्चों आपको कि आपने 10वीं क्लास में तो सांख्यिकी पढ़ी है, माध्य, मध्यिका, बहुलक। तो कई बच्चे अर्थशास्त्र विषय से घबराते हैं कि इसमें गणित है। तो बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है और मैं तो सोचती हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी आपकी तैयारी होगी। मैथ्स विषय आप नहीं ले पाए, लेकिन आर्ट्स विषय लेकर आप मैथ्स पढ़ोगे इसमें। तो थ्योरी के साथ साथ मैथमेटिकल पोर्शन है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको समझना और समझकर फिर करना है, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हम अध्याय 1 शुरू करते हैं, परिचय। तो इसमें आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, इस चित्र में बहुत सी ऐसी क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, जैसे एक व्यक्ति हल चलाता हुआ दिख रहा है, नज़दीक में कुआं भी बना है, रेलवे लाइन बनी हुई है, कुछ लोग कंप्यूटर चला रहे हैं, खेती है, मकान भी बने हुए हैं। तो इसमें कुछ ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो क्रियाएं जो हम देखेंगे कि ये सारी क्रियाएं भी अर्थशास्त्र के अंतर्गत आती हैं, यानी अर्थशास्त्र इसी के आसपास घूमता है। यानी ये आर्थिक क्रिया है, धन कमाने के लिए लोग लगे हुए, धन कमाने से संबंधित कार्य कर रहे हैं। तो इस अध्याय में को पढ़ने के बाद आप इस योग्य होंगे, लिखा हुआ ब्लॉक में। तो इस अध्याय के उद्देश्य, इस अध्याय की पाठ्य सामग्री है कि ये पॉइंट हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे अर्थशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में जान सकेंगे, फिर इसके अंतर्गत उपभोग, उत्पादन, वितरण का भी अध्ययन करेंगे। फिर इसके साथ साथ इसमें उपभोग, उत्पादन, वितरण में सांख्यिकी को जोड़ें, सांख्यिकी का ज्ञान कैसे आवश्यक है। फिर आगे हम देखेंगे कि आर्थिक क्रियाओं को बेहतर समझ के लिए सांख्यिकी के प्रयोग के बारे में हम सीख सकेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम। पहले लिखा हुआ है कि अर्थशास्त्र क्यों। तो अर्थशास्त्र क्यों के अंतर्गत हम देखेंगे, चूँकि पहले आपने पढ़ा है पुरानी कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में अर्थशास्त्र विषय पढ़ा है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। तो अर्थशास्त्र विषय तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आगे हम देखेंगे कि अर्थशास्त्री एल्फ्रेड मार्शल हैं, उन्होंने आधुनिक अर्थशास्त्र के जो प्रवर्तक रहे हैं, उन्होंने एक कथन कहा है। वो कहते हैं कि जीवन के सामान्य कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। यानी मनुष्य अपने जीवन जीने के लिए जो सामान्य क्रियाएं करता है उसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। आगे हम इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे कि आखिर इसका आशय क्या है, इसका क्या तात्पर्य है। हम देखते हैं, चूँकि इसमें अपने को डार्क अक्षर में दिख रहा है उपभोक्ता, विक्रेता, उत्पादक। तो ये सारी इनको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो जैसे उपभोक्ता लिखा हुआ है, जिसके बारे में हम देखेंगे, इसको उपभोक्ता के लिए हम देखेंगे, हम अपने आप को उपभोक्ता मान लेते हैं। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, किताब से पढ़ रहे हैं, या मोबाइल से पढ़ रहे हैं, या लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, या हम कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें हमें किसी वस्तुओं का उपभोग भी कर सकते हैं। तो उपभोग करना यानी जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किसी वस्तु या सेवा का प्रयोग करता है,
तो जो व्यक्ति होता है, जो उपभोग करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा, जैसे भूखा व्यक्ति यदि भोजन कर रहा है तो वो भी क्या हुआ, उपभोक्ता। हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, ले रहे हैं अपनी आवश्यकता के लिए, तो वो भी कहलाएंगे हम उपभोक्ता। तो उपभोक्ता से आशय है, उपभोक्ता वे व्यक्ति होते हैं जो अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का या सेवाओं का प्रयोग करते हैं, तो वो उपभोक्ता कहलाते हैं। अब हम देखेंगे विक्रेता। आप उपभोक्ता हैं, आपने किताब खरीदी बाज़ार से जाके, तो बाज़ार में जो बेचने वाले होते हैं वो कहलाते हैं विक्रेता। यानी विक्रेता जो कार्य करते हैं वो अपनी लाभ कमाने के लिए करते हैं। विक्रेता चाहे कारखाने से सामान खरीदे या कहीं से भी लाए और बेचे उसे, तो स्वाभाविक है, हम देखेंगे जो विक्रेता होते हैं, दुकानदार होते हैं, वह अपने लाभ कमाने के लिए कार्य करते हैं। यानी जितने में अपने वस्तु खरीदी या जो उनकी लागत है, वो चाहेंगे कि उससे ऊंची कीमत पर वस्तु बिके, तभी तो उनको लाभ होगा। तो विक्रेता अर्थात दुकानदार या वस्तु को बेचने वाले। लेकिन इससे भी ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि विक्रेता के साथ अपने को एक बात ज़रूर जोड़नी है कि जो लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करे वो कहलाता है विक्रेता। फिर हम देखेंगे उत्पादक। अब विक्रेता से आपने वस्तु खरीदी, तो विक्रेता के पास जो वस्तु आई वो कहाँ से आई, कारखाने से आ सकती है या कहीं और से आ सकती है जहाँ वो वस्तु बनी। तो विक्रेता जहाँ से वस्तु लाया या कारखाने से, तो वह वस्तु का निर्माण करने वाले कहलाते हैं उत्पादक। यानी वस्तु का उत्पादन हुआ। ऊपर हमने देखा था कि उपभोक्ता वस्तु का भी प्रयोग कर सकते हैं और सेवा का भी प्रयोग कर सकता है। जैसे शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है या डॉक्टर के द्वारा मरीज को देखा जा रहा है, ये सेवा कार्य हैं, तो इनका उपभोग करने वाले भी उपभोक्ता कहलाते हैं। इसी प्रकार से उत्पादन होता है, वो वस्तु का भी हो सकता है, सेवा का भी हो सकता है। तो कारखाने में निर्मित वस्तु हो सकती है, यानी कहीं जो वस्तु उत्पादित होती है वो कहलाता है उत्पादन, और उत्पादन करने वाला व्यक्ति कहलाता है उत्पादक। तो वस्तुओं का भी उत्पादन हो सकता है और सेवाओं का उत्पादन। तो सेवा क्षेत्र क्या कहलाते हैं, अध्यापक, डॉक्टर, वकील, कुली, टैक्सी चालक, परिवहन संचालक, बैंकिंग सेवाएं, ये सब कहलाती हैं सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र में भी उत्पादन होता है, तो ये कार्य करने वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं उत्पादक। आगे हम देखेंगे अगले पन्ने में डार्क अक्षर में लिखा हुआ है कर्मचारी। तो कर्मचारी के अंतर्गत हम देखेंगे आपके परिवार में आपके मुखिया, मदर, फादर कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करते हैं, यानी वो अपना श्रम करके पैसे कमाते हैं। श्रम एक शारीरिक श्रम होता है बच्चों, और एक होता है मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम के अंतर्गत कुछ निर्माण कार्य किए जाते हैं, जैसे मकान बनाना, कुर्सी, फर्नीचर बनाना, या कोई भी मेहनत का कार्य हो सकता है। छोटे से छोटे स्तर का काम भी हो सकता है, बड़े स्तर का भी काम हो सकता है। और मानसिक कार्य के अंतर्गत यही डॉक्टर, अध्यापक, वकील के द्वारा किए जाने वाले कार्य। तो कोई भी ऐसा कार्य, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक, उस कार्य के बदले मजदूरी या भुगतान या वेतन प्राप्त होता है। तो अपने परिवार में जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, वो जो नौकरी कर रहे हैं, उनके जिसके बदले उनको पैसे भुगतान प्राप्त हो रहा है, वो क्या कहलाएंगे फिर, कर्मचारी। वो क्या कहलाते हैं, कर्मचारी। अब यदि वो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, सेवा क्षेत्र का कार्य कर रहे हैं, यदि वो डॉक्टर हैं, अध्यापक हैं, वकील हैं, या सेवा क्षेत्र का टैक्सी चालक हैं, या परिवहन के उसमें लगे हुए हैं, या सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं, और वो भुगतान लेकर कार्य कर रहे हैं सेवा क्षेत्र का, तो वो कहलाते हैं बच्चों नियोक्ता कहलाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि जो भी कार्य होते हैं, चाहे वो कर्मचारी के द्वारा किए जाएं या नियोक्ता के द्वारा किए जाएं, उनको भुगतान प्राप्त हो रहा है, यानी वो आर्थिक क्रियाएं कर रहे हैं। आर्थिक क्रियाएं यानी पैसे कमाने के लिए, आर्थिक उद्देश्य के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो कहलाते हैं आर्थिक कार्य। यहाँ मैं ज़रूरी समझती हूँ कि आपको आर्थिक के साथ साथ अनार्थिक क्रियाएं भी आपको पता होना चाहिए। यदि आर्थिक क्रिया हैं तो अनार्थिक क्रियाएं भी होती हैं।
अब अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अनार्थिक का नहीं किया जाता है, क्योंकि अपन ने शुरू में भी देखा था कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का शास्त्र है, अर्थ का शास्त्र है। तो आर्थिक क्रियाएं यानी जो धन कमाने के लिए कार्य किए जाते हैं वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैं टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो आर्थिक क्रिया हुई, क्योंकि उसको बदले में वेतन प्राप्त हो रहा है। लेकिन यदि वह घर में अपने को बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसे उसका कोई भुगतान प्राप्त नहीं हो रहा, तो वो अनार्थिक क्रिया कहलाएगी। इसी प्रकार से यदि कोई के यहाँ किसी के यहाँ खाना बनाने जा रहा है, भुगतान प्राप्त हो रहा है, तो वो आर्थिक क्रिया। यदि वो अपने घर में अपने घर में खाना बना रहा है तो वो अनार्थिक क्रिया। तो अर्थशास्त्र में अनार्थिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता। अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, यानी जो धन प्राप्त करने के लिए क्रियाएं की जाती हैं वही कहलाती हैं आर्थिक क्रियाएं। आगे बुक में लिखा हुआ है कि जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्रियों का यही तात्पर्य है, यानी धन कमाने के लिए जो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं वो कहलाता है जीवन का आम कारोबार। अर्थशास्त्र में इन्हीं जीवन के आम कारोबार से शुरू में जो अपन ने फ्रेड मार्शल ने बताया था कि सामान्य कारोबार, ये उसी जीवन के आम कारोबार की बात अर्थशास्त्र में देखिए कि इससे यही तात्पर्य है। आगे कुछ गतिविधि भी दी हुई है। परिवार के सदस्य के विभिन्न क्रियाकलापों की सूची बनाएं। तो आप अपने परिवार के सदस्यों की सूची बनाइए और जो भी कार्य कर रहे हैं तो हम उससे देखें कि वो वास्तव में आर्थिक क्रियाकलाप हैं अथवा अनार्थिक हैं। आर्थिक है तो कारण बताएं, अनार्थिक है तो बताएं। फिर क्या आप स्वयं को एक उपभोक्ता मानते हैं? क्यों? तो हाँ, हम स्वयं एक उपभोक्ता हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम अपने जीवन में सुबह से लेकर रात तक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करते हैं। वस्तुओं का उपभोग यानी हम अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का प्रयोग भी करते हैं और सेवा का भी प्रयोग करते हैं। आगे बुक में लिखा हुआ है बिना दिए कुछ भी नहीं मिलता। इसके अंतर्गत बच्चों अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में बताया गया है। आपने भी सुनी होगी ये कहानी। अलादीन था उसका एक जादुई चिराग था। अलादीन को जो भी आवश्यकता की वस्तु होती थी वह उस चिराग से एक जिन्न निकलता था और वो आवश्यकता की वस्तु दे देता था। यदि उसे कुछ चाहिए, एक राजा की बेटी थी, उसकी शादी हुई, उसे बहुमूल्य उपहारों की आवश्यकता थी। अलादीन ने जिन्न उत्पन्न किया और पलक झपकते ही वो उसे उपहार मिल गए। अलादीन के चिराग की जो कहानी है वो तो एक काल्पनिक कहानी है। क्या वास्तविक जीवन में ऐसा होता है? नहीं होता। हमारे पास कोई ऐसा अलादीन नहीं है जो चिराग उत्पन्न करे, उससे जिन्न आए और वो हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे। हम तो इतने भाग्यशाली नहीं हैं। ये चीज़ हम देखते हैं कि हमारी आवश्यकताएं तो असीमित हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं, लेकिन हमारे पास चिराग नहीं है। अर्थात ऐसा कोई जिन्न नहीं है, ऐसा कोई अलादीन का चिराग नहीं जो हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे। यानी हमारे पास आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन जो है वो सीमित हैं। बच्चों हम इसे एक उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास जेब खर्च के लिए मान लो 10 रुपये हैं। अब उस 10 रुपये से आप जो भी खर्च करना चाहो वो सीमित है। आप चाहोगे कि हम 10 लोग मिलकर उससे समोसे खा लें स्कूल की कैंटीन से, तो 10 रुपये में 10 लोग समोसे खा सकते हो क्या? एक समोसे 5 रुपये का आ जाता है, नहीं खा सकते। तब आप उसे क्या करोगे? केवल आप 2 लोग समोसे खाओगे, क्योंकि यह आपके जेब खर्च जो आपके पास 10 रुपये थे उससे अधिक आपका बजट से अधिक जा रहा है। तो कहने का आशय है कि जो 10 रुपये हैं वो आपकी सीमित आय है, और यदि आप 10 लोगों को समोसे खिलाना चाहते हो 10 रुपये से, तो वो आपकी आवश्यकताएं कैसी हो गई? असीमित हो गई। या आप स्वयं की कोई भी आवश्यकता देख सकते हो। आपको समोसे भी लेना, पेन भी लेना, कॉपी भी लेना, तब आप 10 रुपये में ये सब संभव नहीं है। तब आप क्या करोगे? तब हम ये करेंगे कि हमें उसमें से किसी ऐसी वस्तु को चुनना होगा जो आपके जो पैसे हैं सीमित उससे आ सके और आपको उस वस्तु की ज़्यादा आवश्यकता हो। बस यही अर्थशास्त्र का आधारभूत सबक है कि हमने देखा कि हमारी आवश्यकताएं सीमित हैं, साधन सीमित हैं। उन साधन में से हमने ऐसी आवश्यकता को पूरी किया जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। यही अर्थशास्त्र का आधारभूत सबक है।
आगे कुछ फिर एक्टिविटीज़ वर्क दिया हुआ है कि क्या आप स्वयं कुछ ऐसे अन्य उदाहरणों की कल्पना कर सकते हैं जहाँ व्यक्ति को यह चुनना होता है कि वह वर्तमान कीमतों पर अपनी निश्चित आय से किन वस्तुओं को और उनकी कितनी मात्रा खरीद सकता है। तो हम ऐसे कुछ उदाहरण कल देख सकते हैं कि निश्चित कीमत पर निश्चित आय से कितनी वस्तुओं की कौन सी मात्रा हम खरीद सके, उसकी हम सूची बना सकते हैं। फिर आगे दूसरा बिंदु लिखा होगा कि यदि वर्तमान कीमतें बढ़ जाएं तब क्या होगा। जब कीमतें निश्चित थीं तब तो वस्तु आ जाती थी, यदि कीमतें बढ़ गई तब क्या होगा। तब उस सीमित आय से जो कीमतें बढ़ी हुई हैं हमारी उतनी आवश्यकता की वस्तु नहीं आएगी, यानी हमारी क्रय शक्ति जो है वो कम हो जाएगी। 10 रुपये में जो वस्तुएं आ रही थीं उस वस्तु की कीमत बढ़ने पर वो वस्तु 10 रुपये में अब नहीं आएगी। इसको हम उदाहरण के द्वारा भी बता सकते हैं। आगे ये अभाव शब्द क्या होता है। अभाव यानी होता है कमी। किसी भी चीज़ की कमी होना क्या कहलाता है, अभाव। तो अभाव या कमी शब्द यही आर्थिक समस्या की जड़ है। यदि अभाव नहीं होता, कमी नहीं होती, तो शायद हमें अर्थशास्त्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होती। हम देखते हैं कि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, साधन सीमित हैं, साधन कम हैं। इसी प्रकार से बाज़ार में यदि हम देखते हैं कि वस्तुएं जो आती हैं बाज़ार में उनकी मांग अधिक होती है लेकिन पूर्ति कम होती है। फिर क्या होता है, पूर्ति कम होने पर फिर उत्पादन बढ़ाया जाता है। तो यही सारा जो उत्पादन, मांग, पूर्ति, ये सब कैसे उत्पन्न हुआ, कमी, अभाव के कारण। तो अभाव या कमी जो है यही आर्थिक समस्या है, इसके कारण ही हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं। अब कमी के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे रेलवे आरक्षण में लंबी कतारें, भारी भीड़ भरी बसें, रेलगाड़ियाँ, ये सब कमी के उदाहरण की किसको हम कह सकते हैं, ये कमी अभाव का सामना हमें करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, क्योंकि उनकी उपलब्धता जो है वो सीमित है। इसी प्रकार जो उत्पादक होते हैं, जो अपन ने पहले देखा था, उत्पादक कौन कहलाते, उत्पादन करने वाले। तो उनके पास जो संसाधन होते हैं, संसाधन यानी जिनके माध्यम से वो उत्पादन करते हैं, कच्चा माल आदि, श्रमिक, पूंजी, तो जो भी संसाधन होते हैं जिनके माध्यम से उत्पादन करते हैं वो भी उनके पास सीमित होते हैं। जिस प्रकार से भी अपन ने आय का उदाहरण देखा, आय सीमित होती है, उसी प्रकार से जो उत्पादक होते हैं उनके पास संसाधन जो होते हैं, साधन जो होते हैं वो सीमित होते हैं, और उसी सीमित संसाधन के वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। वैकल्पिक प्रयोग यानी विकल्प शब्द से बना है वैकल्पिक, यानी एक से अधिक प्रयोग। जैसे अभी अपने पास 10 रुपये थे, 10 रुपये से अपन एक समोसा ले सकते थे, एक पेन ले सकते थे, 2 समोसा ले सकते थे, 2 पेन ले सकते थे, या पेन समोसा छोड़ के हम कॉपी ले सकते थे। वो ना बहुत से प्रयोग, यानी एक साधन के कई प्रयोग होते हैं। इसके साथ हम भूमि का उदाहरण ले लें, मान लो तो भूमि है, भूमि पर हम मकान बना सकते हैं, खेती कर सकते हैं या अन्य कोई कार्य कर सकते हैं। साधन तो सीमित है लेकिन उसके प्रयोग जो होते हैं वो वैकल्पिक होते हैं। फिर क्या करते हैं, हम उसमें से चुनते हैं कि हम उसका प्रयोग किस क्षेत्र में करें, काहे में करें, किसको करें और किसका प्रयोग हम उसमें छोड़ें। तब हम क्या करते हैं कि जो ज़्यादा हमें सही लगता है उसका प्रयोग हम उसमें करते हैं। जैसे 10 रुपये थे, आपने कॉपी ज़रूरी थी तो कॉपी ले ली, ज़्यादा आपको भूख लगी तो आपने कौन सा विकल्प चुना, समोसा खा लिया। तो इसी प्रकार से संसाधन होते हैं, संसाधन सीमित होते हैं लेकिन उस सीमित संसाधन के प्रयोग जो होते हैं वो वैकल्पिक होते हैं, यानी उसका प्रयोग हम एक से अधिक साधनों में कहीं भी कर सकते हैं। एक से अधिक तो कर सकते हैं लेकिन उसमें से हम एक साथ नहीं कर सकते, कि ऐसा नहीं कि हम बस भूमि का टुकड़ा से हम मकान ही बना लें, खेती भी कर लें। तो हमें विकल्प चुनना होता है कि हम उसमें खेती करें या मकान बनाएं, क्योंकि साधन हमारे पास सीमित हैं। तो यही कहलाता है क्या, वैकल्पिक प्रयोग। अब वैकल्पिक प्रयोग जो हमने चुना, कौन सा विकल्प चुना, यही कहलाता है बच्चों चयन की समस्या। लिखा हुआ है ना बुक पे कि संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग उन वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को जन्म देता है। साधनों का प्रयोग वैकल्पिक होता है तो उस विकल्प में से हमें किसको चुनना है, किसका चयन करना है, ये हमारे पास समस्या होती है। फिर भले ही हम बाद में उस समस्या का हम हल कर लेते कि हमें जो ज़्यादा ज़रूरी है उसको चुनते, लेकिन अभी तो समस्या हुई ना कि हम किसको चुनें और किसको छोड़ें। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है
कि चयन की समस्या जो है कि हम साधनों में से किसको चुनें और किसको छोड़ें, ये क्या है, एक समस्या है। अब जिन्हें इनके द्वारा उत्पादित किया जा सकता है ना, कौन सा विकल्प चुनें जिनके द्वारा हम इनका उत्पादन कर सकें। आगे फिर क्रियात्मक गतिविधियाँ दी हुई हैं कि आपकी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं, आप उनमें से कितनों को पूरा कर सकते हैं, उनमें से कितनी अपूर्ण रह जाती हैं, आप उन्हें पूरा कर पाने में क्यों असमर्थ हैं। तो आप सभी अलग अलग अपनी अपनी आवश्यकताएं की सूची बनाएंगे और जो इसमें लिखा हुआ उसके तरीके से आप इसमें गतिविधि में करेंगे। फिर आगे है कि आप अपने दैनिक जीवन में कितने प्रकार के अभावों का सामना करते हैं, उनके कारणों का पता लगाएं। तो कौन सी अभाव है आपके दैनिक जीवन में, अभाव यानी कमी, और क्यों है उसका भी कारण आप बताएं। आगे देखेंगे हम उपभोग, उत्पादन, वितरण। तो ये अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है कि अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिनमें कि मनुष्य संलग्न होता है, ये मनुष्य के द्वारा होती हैं। यानी जो भी अर्थशास्त्र में जो आर्थिक क्रियाएं करती हैं, जो हमने शुरू में देखा था, ये आर्थिक क्रियाएं अर्थात धन कमाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं, कोई जानवर नहीं करता, कौन करता है, मनुष्य। तो मानवीय क्रियाएं होती हैं अर्थशास्त्र में। इन्हीं मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत उपभोग किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, वितरण किया जाता है। देखो ये चित्र बना हुआ है, चित्र में क्या देखो, उसके हाथ में पैसे हैं और क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है कि क्या खरीदूं और क्या छोड़ूं। ये बताया गया है इसमें कि उसके पास जो पैसे हैं वो सीमित हैं, साधन सीमित हैं और आवश्यकता उसकी असीमित हैं। अब जो पैसे हैं उस पैसे में सारी आवश्यकताओं की पूर्ति तो नहीं हो पा रही। अब उसके सामने काय की समस्या है, चयन की समस्या है कि वह कौन सा विकल्प चुने और कौन सा